हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कंप्लीट पढ़ लेते हैं और बच्चों को ये पता नहीं होता कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होता है। तो अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ना पड़ेगा। हीट ट्रांसफ़र किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर कैसे होती है। तो हीट ट्रांसफ़र पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो, हमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में 3 चीज़ें पढ़नी हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्योंकि बच्चों इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ जाएंगे और इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और ना उनको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट पता होता कि कंडक्शन होता क्या है एक्चुअली, किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होती है। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कंडक्शन। क्या पढ़ना है, कंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कंडक्शन। एक तो कंडक्शन के बारे में मैं ये बता दूं कि जब भी कंडक्शन पढ़ना हो तो एक बात ध्यान में रखना, लोहे की रोड को गर्म करना। क्या होता है कंडक्शन, लोहे की रोड को गर्म करना। सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, ये याद करने का मैटर है, सॉरी याद करने की ट्रिक है ये। तो जैसे लोहे की इसको फॉइल को या रोड को आप लोग यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर है मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा T2। तो थोड़ी देर में आप लोग देखोगे पूरी की पूरी जो रोड है वो गर्म हो जाएगी ना। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो हीट उसमें ट्रांसफर होती जाएगी और वो लास्ट एंड तक गर्म हो जाती है। तो किसकी वजह से होगी वो बताओ, हीट ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें। हीट ट्रांसफर कैसे होगी, देखो जो भी पार्टिकल हैं सॉलिड के अंदर, क्योंकि लोहा क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल है वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करेंगे। तो एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा फिर वाइब्रेट कर रहा है, तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो वाइब्रेट कर रहा है, चौथे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होगी कंडक्शन के अंदर। तो अब कंडक्शन को समझते हैं। देखो कंडक्शन मेनली सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सॉलिड में बिल्कुल पास पार्टिकल होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना, किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इस पार्टिकल ने इसको एनर्जी दी, इसने इसको दी, तो यहाँ से जो हीट थी वो ट्रांसफर होती गई इस साइड। ठीक है, ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है, ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है। ओके, तो एक पार्टिकल है जो ऐसे वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके अंदर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे इस एरिया के, वहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ के पार्टिकल के, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है। ओके, तो ध्यान में रखना है ये बात कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। आगे बात ध्यान में, अब इसके अंदर ये बात ध्यान में रखनी है कि स्लोएस्ट प्रोसेस होती है। स्लोएस्ट प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल मोशन। इसमें पार्टिकल एक्चुअल मोशन नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है, दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अगर पार्टिकल का मोशन कैसे होता, वो भागते दौड़ते, एक पार्टिकल गर्म हुआ दूसरे कोने पे भाग गया, दूसरा पार्टिकल गर्म हुआ उस कोने पे भाग गया, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर जल्दी हो जाती। पर इसमें ऐसा नहीं होता, पार्टिकल का एक्चुअल मोशन नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन से ही हीट ट्रांसफर होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती इसके मोशन की। ठीक है, कहीं पे भी जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पार्टिकल वाइब्रेट करके किसी को भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, कोई फिक्स मोशन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, कंडक्शन के अंदर
कि ये केवल सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर। कंडक्शन की बात होते ही हम लोग करते हैं कन्वेक्शन की बात। कन्वेक्शन, तो जो कन्वेक्शनल मोशन होता है, कन्वेक्शनल मोशन को ऐसे याद करेंगे जैसे एक पतीले में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी बॉईल कर रहे हैं, ये पानी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये वाटर। तो देखो जो ऊपर वाले पार्टिकल होंगे वो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर। जैसे हम लोग, आप लोगों ने कभी पतीले में पानी गर्म किया होगा, तो जब हम पतीले में पानी गर्म करते हैं तो ऊपर ठंडा पानी होता है और नीचे गर्म पानी होता है ना। फिर धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो जाता है। तो सारा पानी धीरे धीरे गर्म कैसे होगा, जानना चाहते हो ना, तो मैं बताती हूँ। जो कोल्ड वाटर होगा और नीचे क्या होगा, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो जो हॉट वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है वो कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि जब पानी को हम गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा पार्टिकल, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जो कोल्ड वाटर होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, नीचे आएगा। क्या करेगा, पार्टिकल नीचे आएगा। और जो ये पानी गर्म हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ये वाटर गर्म हो रहा है, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये ऊपर जाएगा। और ये जो कोल्ड वाटर है, यानी कि कोल्ड वाटर के जो पार्टिकल हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये किसकी वजह से नीचे आएंगे, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी तो पता होगी, न्यूटन ने देखा कि सेब, एप्पल जो गिर रहा है पेड़ से नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, तो वो ग्रेविटी, समझ आ गया। तो ग्रेविटी की वजह से ये कोल्ड वाटर नीचे आएगा पतीले में, ऊपर से नीचे घूमता रहेगा और नीचे वाला जो हॉट यानी कि गर्म होकर ऊपर आता रहेगा। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और पानी गर्म हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से गर्म हुआ है, कन्वेक्शन की वजह से। इसके अंदर हम लोगों को क्या याद रखना है कि इसके अंदर एक्चुअल मोशन होता है, पार्टिकल का एक्चुअल मोशन होता है, ठीक है। और ये भी नॉन डायरेक्शनल होता है, नो स्ट्रेट लाइन पाथ, नो डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मर्जी इसकी, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है। और इसके अंदर याद रखना है कि ये लिक्विड एंड गैसेस के अंदर होता है, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर, ओके। इसका एग्जांपल याद रख लो, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून के अंदर नीचे फर्नेस में आग जलती रहती है, हवा गर्म होके ऊपर जाती रहती है और वो बैलून फूल जाता है, फिर वो उड़ जाता है, ठीक है, हॉट एयर बैलून। अब इसके बाद हम लोग रेडिएशन की बात करते हैं, 3rd नंबर पे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, जैसे EM वेव होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन होगी, UV रेडिएशन होगी। तो ये क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। इसके एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है कि IR रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी, यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों में आप डिफरेंस कर लेते हैं, छोटा मोटा डिफरेंस। तो जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन क्या होगा, यानी कि हम लोग लोहे की रोड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, लोहे की रोड को गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, एक एंड सबसे पहले गर्म होगा जिसको गर्म कर रहे हैं, दूसरे एंड पे अपने आप एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी अपने आप गर्म हो जाएगा गर्म। तो ये स्लोएस्ट प्रोसेस होती है, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि लोहे के पार्टिकल ऐसे तो है नहीं कि गर्म होकर भागेंगे, है ना, ऐसे तो लोहा पिघल जाएगा। तो वो वाइब्रेशनल मोशन से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर होता है, यानी कि अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो कंडक्शन हो गया, एंड कन्वेक्शन यानी कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ में हो सकते हैं, जैसे किसी लिक्विड के अंदर ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो कन्वेक्शन होगा, तो सबसे पहले कंडक्शन था, कंडक्शन स्लोएस्ट प्रोसेस थी, कन्वेक्शन उससे थोड़ा फास्ट है, क्योंकि कन्वेक्शन फास्ट कैसे है, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल मूव करके जा रहे हैं, तो इससे क्या हो गया,
थोड़ा फास्ट, यानी कि ये भी स्लो प्रोसेस होगी। ये स्लो है, ये स्लोएस्ट है, और ये प्रोसेस जो इंफ्रारेड रेडिएशन की मूव करेंगे, यानी कि रेडिएशन फास्टेस्ट होगी, और इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो जनरल सी बातें हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। और आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कंपेयर किया जाता है सिल्वर को, कॉपर को, गोल्ड को और एल्यूमिनियम को। ठीक है, कि कौन सा गुड कंडक्टर होता है, कौन सा बैड कंडक्टर होता है। तो सबसे बढ़िया कंडक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे बेटर होती है सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की, फिर एल्यूमिनियम की। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है हीट का सिल्वर, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रख लेना, जब भी इनका कंपैरिजन आ जाए एक बात सोच लेना कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, तो हीट का भी बहुत बढ़िया कंडक्टर होगा। आगे कंपैरिजन आएगा थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, वहां आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो अब आगे देखते हैं कंडक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन। तो देखो कंडक्शन की बारी आती है, डिटेल में पढ़ते हैं। कंडक्शन हमने देख लिया, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो नहीं करता, स्लोएस्ट होता है। जैसे किसी आयरन की रोड को हीट कर रहे हैं तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन से होगी। ओके, तो कंडक्शन के अंदर मान लो ये आयरन की रोड है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, dq अपॉन में dt। मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में Q1 हीट आई, कितनी आई, Q1। ठीक है, Q2 इसने एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस पार्ट का, जब इसके पास हीट आएगी तो एब्जॉर्ब भी करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो इसके बाद इसने आगे ट्रांसमिट कर दी, वाइब्रेट होके Q4 हीट ट्रांसमिट कर दी इसने, और इससे रेडिएट होगी Q3। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि हमने लोहे की रोड के ऊपर पूरा इंसुलेटर लगा रखा है, कितना भी कैसे भी इंसुलेटर लगा लो हीट लॉस तो होगा ही होगा। तो Q3 मान लो क्या हो गया, हीट लॉस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Q डैश आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितनी हीट आई, Q डैश। हमने Q हीट सप्लाई की थी, कितनी हीट सप्लाई की थी, Q हीट सप्लाई की थी, Q1 यहाँ पे आई, Q2 इसने एब्जॉर्ब कर ली, Q3 इसने रेडिएट कर दी, एंड Q4 इसने आगे ट्रांसमिट कर दी। तो अगर हम लोग वेरिएबल स्टेट की बात करें, वेरिएबल स्टेट, तो वेरिएबल स्टेट के अंदर क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यानी कि Q1 हीट आई थी इस पार्टिकल के पास, Q1 हीट में से Q2 इसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, Q3 इसने रेडिएट कर दिया, एंड Q4 इसने ट्रांसमिट कर दिया। अगर हम लोग स्टडी स्टेट की बात करते हैं, स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टडी स्टेट के अंदर Q2 एंड Q3 जीरो के इक्वल होगा। यानी कि ना तो पार्टिकल एक भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ना इससे रेडिएट होगी, ठीक है, ना बाहर एमिट होगी हीट, यानी कि सिर्फ ट्रांसफर करेगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q4 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जितनी हीट आएगी हर एक पार्टिकल के पास, वो उतनी की उतनी हीट क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना वैसे तो इसमें जैसे Q हीट हमने ट्रांसफर करी थी तो वो Q डैश के इक्वल हो जाएगी स्टडी स्टेट के अंदर। ओके, तो अब हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेते हैं थर्मल कंडक्टेंस की, थर्मल कंडक्टेंस होता क्या है। तो देखो हमने ये मान ली लोहे की रोड, यहाँ पे T1 टेम्परेचर मान लिया, यहाँ पे T2 टेम्परेचर मान लिया, और ये थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया A, इसकी लेंथ मान ली हमने dx, ये पूरी लेंथ L है, और इसके मान ली छोटे से टुकड़े की dx। तो इसके अंदर जो dq अपॉन में dt होगा वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के।
और डी क्यू अपॉन में डी टी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ की। और जो डी क्यू अपॉन में डी टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी टी अपॉन में डी एक्स, यानी कि पर यूनिट लेंथ टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ की। तो जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एक कांस्टेंट, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन में एल, जब ये आप ये हटा देंगे ना, डेरिवेशन हटा देंगे डी टी अपॉन में डी एक्स का, तो क्या आ जाएगा? लेंथ एल है, ठीक है, 0 to L लिमिट रखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? T2 माइनस T1, ठीक है। तो अगर हम लोग इस माइनस के निशान को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम क्या आएगा हमारे पास? के ए अपॉन में एल इंटू में T1 माइनस T2, ठीक है। किसी भी यूनिफॉर्म रोड के लिए हमारे पास चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आया है? ये क्या आया है हमारे पास? कांस्टेंट। और ये के क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जैसे हमारे पास चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करी है? एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट एरिया यानी कि पर यूनिट लेंथ, सॉरी, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप के ऊपर डिपेंड करती है। पर हमारे पास जो आया है थर्मल कंडक्टेंस, ये कांस्टेंट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, नेचर ऑफ सरफेस। आ गया समझ? जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, ठीक है। इस पे बेस्ड ही हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब आगे। एंड सॉरी, सबसे पहले इसकी हमें वो पता होना चाहिए डायमेंशनल एंड यूनिट। तो उसकी यूनिट देखो क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी की। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो, डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के ए अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी है। तो के की वैल्यू निकालनी है तो एल ऊपर चला जाएगा, एरिया नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी डी क्यू अपॉन में डी टी है ना, इंटू में एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, के भी नीचे आ जाएगा, है ना। सॉरी ए नहीं, सॉरी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू के, ठीक है। तो के की हमें यूनिट निकालनी है, डी क्यू अपॉन में डी टी, बताओ जूल आ जाएगी ना एनर्जी की यूनिट, जूल पर यूनिट टाइम क्या है? सेकंड मीटर, क्योंकि लेंथ से मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड मीटर एंड केल्विन, ठीक है। अब अगर हम लोग वोट में देखें तो वोट पर मीटर और केल्विन, ठीक है। ये तो हुई इसकी यूनिट की बात। अब करते हैं डायमेंशन की। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन आती है m1 l1 t-3 k-1। तो ये बस ध्यान में रख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है। और इसके बेसिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो हम लोग अब करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके, तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है? 6 रोड गिवन है कॉपर की। हमने उसको इस वे में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया 6 की 6 रोड को, ठीक है। तो 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड, 5 एंड 6 रोड। तो हमें इसका थर्मल कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है।
अब हम लोग इसका थर्मल कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कॉपर की है, ठीक है। तो क्या मान लो कॉपर के लिए थर्मल कंडक्टेंस के मान लो, तो ये भी कॉपर की है के, ये भी कॉपर की है के, ये भी कॉपर की है के। तो मैंने क्या बताया था, थर्मल कंडक्टेंस शेप पे डिपेंड नहीं करता, इसकी शेप कैसे भी चेंज कर दो, इसको फुटबॉल बना दो, हॉकी बैट बना दो, कुछ भी बना दो, कैसे भी सीरीज में पैरेलल में कैसे भी अरेंज कर दो, अगर मटेरियल सेम है तो क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सारी की सारी कॉपर है, कॉपर की रोड है, तो क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल वही है, कॉपर को हमने सिल्वर नहीं बना दिया, गोल्ड नहीं बना दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास 2 रोड दी गई है, क्या दी गई है हमारे पास, 2 रोड, एक रोड हमारे पास कॉपर की है, एक रोड हमारे पास सिल्वर की है। तो इनका एरिया क्या दिया गया है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, ठीक है, इसका K1 है, इसका K2 है। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है K इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर K इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे हम लोग K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग एक सर्किट के साथ इन रोड को कंपेयर करते हैं। तो देखो पहले मैं वो करवा देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग K को कैलकुलेट करें फेज के अंदर, तो फेज के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो सॉलिड पार्टिकल की ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड पार्टिकल की, और उससे कम होती है गैसियस की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेटल में कंपेयर कर लेते हैं, मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर जो सिल्वर की होती है वो ज़्यादा होती है, फिर कॉपर की होती है, एंड फिर गोल्ड की होती है, और फिर एल्यूमिनियम की होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की। तो अब हम लोग इसका कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग कैसे बनाते हैं, ये कोई वायर है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हम लोग रोड को कैसे बनाते हैं, ये रोड है हमारी, ठीक है, इसमें dQ अपॉन में dt हीट फ्लो हो रही है, ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ऐसे हीट फ्लो हो रही है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो होता है बताओ, करंट I, इसमें हीट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस आता है V1 और V2, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है R, ठीक है। इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR, पता है ना V इज इक्वल टू IR होती है, तो वही फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करें, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, ये किसके इक्वल होता है, dQ अपॉन में dt इंटू 1 अपॉन में L अपॉन में KA। तो हम लोगों ने जैसे ये हीट फ्लो हो रही है, कंपेयर करो इसको, तो हीट फ्लो को कंपेयर कर दिया I से, जैसे I सेम रहेगा तो हीट फ्लो सेम रहेगी, ठीक है। तो V1 माइनस V2 यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो R को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, L अपॉन में KA, L अपॉन में KA, ठीक है। तो R हमारे पास आ जाएगा L अपॉन में KA, ठीक है। और R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, R यहाँ पे आएगा थर्मल रेजिस्टेंस, क्या आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आएगा R, याद रख लेना ये बात, ठीक है। तो dQ अपॉन में dt क्या हो जाएगा, dQ अपॉन में dt KA अपॉन में L की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, T1 माइनस T2 अपॉन में R, बन गया ना छोटा सा फॉर्मूला। वहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, dQ अपॉन में dt क्या था, KA अपॉन में L इंटू T1 माइनस T2, है ना। तो KA अपॉन में L की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 अपॉन में
आर। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग रोड्स को सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज में आप लोगों ने रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट किए होंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रोड को लगाओ, एक रोड ये हो गई, दूसरी रोड ये इसके आगे लग गई, ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे टेम्परेचर T1 हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 हो गई, इसकी K2 हो गई, इसका एरिया A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसकी लेंथ L1 हो गई, इसकी लेंथ L2 हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई की वैल्यू मुझे बताओ क्या रहेगी, इसमें आई है तो इसमें भी आई रहेगा। ड्रॉप तो वोल्टेज हुआ है, करंट चेंज नहीं होता, पता होगा। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज का, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ये निकालते हैं ना। तो इसमें भी ऐसे निकालेंगे, इसका भी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 में वैल्यू रखो कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ तो ऐड हो जाएगी L1 प्लस L2 अपॉन में के इक्विवेलेंट इंटू एरिया A। ठीक है, एरिया सेम रहेगा क्योंकि इसका एरिया अगर ये है तो इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका भी एरिया A होगा। तो इसके अंदर हम लोग L1 अपॉन में K1A प्लस में L2 अपॉन में K2A कर लिया ये। अब इसके बाद हमें के इक्विवेलेंट निकालना है। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, के इक्विवेलेंट को इस साइड ले आएंगे, के इक्विवेलेंट को इस साइड ले आएंगे तो L1 प्लस L2 अपॉन में इसको इस साइड ले जाएंगे, L1 अपॉन में K1 प्लस में L2 अपॉन में K2। हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। चल गया पता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने निकाल दिया, अगर हमारे पास लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है सेम, L प्लस L 2L हो जाएगा अपन में L प्लस L नीचे आ जाएगा। तो के इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। आसान है ना बहुत। अगर आप लोगों को सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है तो बहुत आसान है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करो एंड सीरीज में निकाल दो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड पे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो दो रोड को। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका A2, इसकी लेंथ सेम हो जाएगी। ऊपर एरिया सेम था तभी कनेक्ट कर पाए थे सीरीज में, यहाँ पे लेंथ सेम हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड हीट निकल रही है। तो पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ना R1 R2। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। ऐसे ही कैलकुलेट करते हो ना। तो अब देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट करेंगे, यानी कि के इक्विवेलेंट एरिया ऐड हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 अपॉन में R है, 1 अपॉन में R का फॉर्मूला K अपॉन में L था तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 अपॉन में R1 की। तो K1 A1 अपॉन में L प्लस में K2 A2 अपॉन में L आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में L सेम है ना सारे की, सॉरी L सेम है, इक्विवेलेंट नहीं है, L ही रहेगी। ठीक है, A1 प्लस A2। अगर हमारे पास एरिया भी सेम दे दिया जाए, एरिया भी सेम दे दिया जाए, ठीक है, एरिया सेम हो गया तो ऊपर से तो एरिया कॉमन आके कट जाएगा। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी K1 प्लस
K1 + K2/2, K1 + K2/2। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सीखा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे तो वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 रोड दी हुई है। क्या दी हुई है? 3 रोड। देखो ऐसे कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका दिया हुआ है कि 8K, इसका दिया हुआ है 6K एंड इसका दिया हुआ है 5K, ठीक है। इस साइड से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। हमें K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? K इक्विवेलेंट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले इनको देखो, ये क्या कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल या सीरीज है? बताओ। ये 8K एंड यानी कि दोनों के एंड टू एंड मिले हुए हैं, तो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए क्या करेंगे? K इक्विवेलेंट निकालेंगे। K इक्विवेलेंट 1 रख दो इसका नाम। तो K इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा? K1 + K2/2, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो 8 + 6/2 ये क्या आ जाएगा? 7K। क्या आ जाएगा? 7K। तो अब हमारे पास देखो क्या आ गया, ऐसे कुछ सिस्टम बन गया। इसकी 7K आ गई, इसकी 5K दी हुई है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में है ना, पहले एक रोड है फिर दूसरी रोड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2K1K2 अपॉन में K1 + K2। तो K इक्विवेलेंट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 7 × 5 अपॉन में 7 + 5, 70 अपॉन में 12, 70 अपॉन में 12 यानी कि 35/6K आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं या आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। रिम्पी मैम आप लोगों के साथ हैं। आप मुझे क्वेश्चन मेल भी कर सकते हो और सर का आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप सर से बात करके आप वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेज सकूं। कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चों, बहुत आसान सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। अब थर्मल कंडक्टिविटी के कुछ एक एप्लीकेशन आती है, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की कुछ एक एप्लीकेशन आती है, तो वो एप्लीकेशन कर लेते हैं। हमारे पास मेनली 3 एप्लीकेशन है। ओके, तो तीनों एप्लीकेशन कर लेते हैं आज। इसके बाद हमारा आ जाएगा कन्वेक्शन, कंडक्शन पूरा होने के बाद। ओके, तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है कंडक्टेंस की, वेडमैन फ्रोंज लॉ। वेडमैन फ्रोंज लॉ, जो वेडमैन फ्रोंज लॉ है, इसने क्या बोला है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, ठीक है। यानी कि उनका रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसने क्या बात बोली है? एट ए गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि K अपॉन में जो सिग्मा है वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी कि जो बढ़िया कंडक्टर होगा थर्मल एनर्जी का, थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी बढ़िया होगी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़िया होगी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था ना कि मैं करवाऊंगी। गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे पास क्या था, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड और फिर एल्युमिनियम। तो हमारे पास जो सिल्वर था उसकी क्या थी, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, और इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, ओके। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड लॉ आता है, सेकेंड एप्लीकेशन आती है हमारे पास। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी कंडक्टर की, इंजन-हॉज लॉ, इंजन-हॉज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओके। कंडक्शन की सेकंड एप्लीकेशन है इंजन-हॉज एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या लिया है इसने, एक बॉयलर ले लिया जहाँ पे उबलता हुआ पानी है, ठीक है, पानी बॉयल हो रहा है। तो पानी बॉयल हो रहा है और इसके अंदर 2 रॉड डिप कर दी, क्या कर दी, 2 रॉड डिप कर दी, ओके। इसके अंदर हमने 2 रॉड डिप करी, तो हम लोगों को क्या दे दिया, मान लो ये कॉपर की रॉड है, ये किसकी है, कॉपर की, और ये किसकी है, आयरन की। इसकी L1 लेंथ मेल्ट हो रही है और इसकी L2 लेंथ मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, dq अपॉन में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा k के, एंड k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के। L स्क्वायर क्या है, मेल्टिंग वैक्स लेंथ, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर अगर हम लोग वैक्स लगाएं तो इनको अगर हम लोग हॉट टेम्परेचर में डालेंगे या हीट करेंगे तो जितनी लेंथ इनकी ज़्यादा मेल्ट होती जाएगी, यानी कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा है। तो हम लोगों को पता है थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है तो इसका मतलब इसकी ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी वैक्स, वैक्स मोर मेल्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है, ज़्यादा लेंथ तक वैक्स मेल्ट हो जाएगी। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि आयरन से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें अगर निकालना हो के ऑफ कॉपर अपॉन में के ऑफ आयरन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, L1/L2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर दो उसमें मेटल में कंपेरिजन दिया गया हो, ये लेंथ नहीं है, टेम्परेचर गर्म नहीं हो रहा इतनी दूरी तक, ये जो इसके ऊपर वैक्स लगाई थी इसने एक्सपेरिमेंट करते टाइम वो पिघल रही है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ जहाँ से ये जो मटेरियल है गर्म होता जाएगा वहाँ से वैक्स पिघलती जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस, आइस ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जैसे गर्म पानी होता है ना, एकदम रेडिएशन निकलती है उसके ऊपर से, जैसे बहुत ज़्यादा आपने ये भी सुना होगा कि जो बर्फ़ होती है ना, जहाँ पे पहाड़ियों में बर्फ़ जमती है उसके ज़्यादा गहराई में जाके गर्म पानी होता है ना, यानी कि पानी का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये गर्म पानी है, एकदम फ्रीज होने के लिए रख दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया, या वैसे भी अगर हम लोग गर्म पानी को रखेंगे तो क्या होता है, रेडिएशन की वजह से जो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है छोटी सी आइस की, क्या बोला इसने, रेडिएशन की वजह से, क्योंकि इसमें से क्या होंगी, रेडिएशन एमिट होंगी ऊपर वाली सरफेस से, ऊपर वाली सरफेस से ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगे तो यहाँ पे एक आइस की लेयर बन जाएगी छोटी सी, ठीक है। शुरू में एक्स लेंथ की एक आइस की लेयर बनेगी तो वो रेडिएशन से बनेगी, इसके बाद इस लेयर की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी लेयर थी, अब ये इतनी बड़ी लेयर हो गई, ठीक है, यानी कि ये x2 होगी, क्या होगी, x2। तो जो इसकी लेंथ बढ़ेगी आगे वो बढ़ेगी कंडक्शन से, किससे बढ़ेगी, कंडक्शन से। शुरू में जो आइस की लेयर बनी वो रेडिएशन से एमिट होने से बनी थी, यानी कि रेडिएशन से, और जो आगे इसकी फर्दर लेंथ इंक्रीज हो रही है वो हो रही है कंडक्शन से। ध्यान में रखनी है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सिर्फ एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, इसके अंदर टाइम पूछा जाएगा कि कितना टाइम लगेगा x1 से x2 होने में, ठीक है। तो टाइम का इसका फॉर्मूला है 1/2 रो ऑफ आइस इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग अपॉन में टेम्परेचर इंटू में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर,
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि x लेंथ t1 टाइम में बनती है, x2 लेंथ t3 टाइम में बनती है, कैलकुलेट करो कि x3 कितने टाइम में बनेगी। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, यहाँ से आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह मिल जाएगा। सिर्फ सीधा सा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूले में पुट करना होगा और आंसर निकालना होगा। वैसे जनरली इस पे बेसिस क्वेश्चन आते भी नहीं है। जो मैंने पहले करवाया थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के, या dq/dt के चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हमारा सारा का सारा टाइम आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मोटिवेटेड रहोगे, आप लोगों के अंदर लगन होगी, तभी हमें मतलब हमारे अंदर भी तभी एनर्जी आएगी। वैसे सही देखा जाए तो हम लोग भी तभी मोटिवेट रहेंगे, नई नई वीडियोस डालेंगे आप लोगों के लिए। तो बच्चों, अगर आप लोगों को कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, ये छोटा सा हिंट था थर्मोडायनेमिक्स का, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कल से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। अगर पढ़नी हो तो रिम्पी मैम आप लोगों के साथ है, कल से स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।